हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कोई देश ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। अगर स्थायी कुछ होता है तो वो होते हैं हित। एक ऐसी ही स्थिति अभी फिलहाल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था में देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब इन दोनों ने आपस में एक समझौता किया है जिसे कहा जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि इन दोनों ही देशों में से किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और फिर दोनों देश मिलकर उस हमले के खिलाफ जवाब देने का कार्य करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें पहले नाटो ने दिखाई थी और नाटो के तहत किया गया समझौता यही बताता है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर किया गया हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और उसके बाद जवाबी कार्रवाई सभी सदस्य देश मिलकर करेंगे। और उसी राह पर अब पाकिस्तान और सऊदी अरब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल वैश्विक व्यवस्था में ये बात चल रही है कि क्या ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता क्या ये दुनिया के और मुस्लिम देशों को साथ लेके आएगा और मुस्लिम देशों का एक इस्लामिक नाटो तैयार करेगा। ये विचार अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने क्यों किया है ये समझौता और क्या है इस समझौते के निहितार्थ और भारत के लिए समझौते का क्या अर्थ है। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है डिफेंस डील टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, व्हाई इज पैक्ट विद सऊदी अरेबिया सिग्निफिकेंट। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हो गया है समझौता एक दूसरे की सुरक्षा करने का युद्ध की स्थिति में। अब देखने वाली बात यह है कि ये किस पक्ष में किस प्रकार का महत्व रखता है। तो देखिए फिलहाल सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए और इसके तहत उन्होंने यही क्लियर किया है कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो इसे दूसरे देश पर ही हमला माना जाएगा और फिर सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस समझौते के करने के पीछे का उद्देश्य क्या है तो देखिए इस दौरान क्लैरिटी देते हुए इस मुद्दे पर यह बताया गया है कि दरअसल ये समझौता दोनों देशों के बीच सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया है और साथ ही इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापित करना और साथ ही रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। हालांकि फिलहाल यहाँ सऊदी अरब का यह भी कहना है कि ये समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चल रहे अनौपचारिक रक्षा वार्ताओं का परिणाम है और काफी लंबे समय से सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों आपस में अनौपचारिक रूप से रक्षा संबंधों को संभाल रहे थे जिसे अब फिलहाल इस रूप में एक औपचारिक स्थिति में लाया गया। इतना ही नहीं, इस समझौते के साथ एक खास प्रावधान ये शामिल किया गया है कि मिलिट्री सहयोग की स्थिति इस हद तक बढ़ाई जा सकती है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा सके। अब दरअसल यहाँ दोनों ने यह तय किया है कि अगर कभी बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है और ये लगता है कि अब संकट का समय बहुत आगे बढ़ चुका है और यह महसूस होता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है तो पाकिस्तान अपने सहयोगी देश को परमाणु हथियार का उपयोग करने तक की इजाज़त दे सकता है। परमाणु हथियार तक के स्तर पर सहयोग होगा। इसके साथ ही यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चलने वाले गहरे सहयोग का एक आधिकारिक रूप कहा जा रहा है। हालांकि इस समझौते की बात सामने आने की स्थिति में भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पे स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते हुए भारत का ये पक्ष रहा है कि भारत को इस समझौते की पहले से जानकारी थी। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस समझौते के तहत भारत अपने सभी पक्षों को भी सुनिश्चित करेगा और साथ ही समझौते की डीप स्टडी भी करके ये देखेगा कि आने वाले समय में भारत को किस प्रकार से तैयार रहना जरूरी है। हालांकि ये समझौता जो हमारे सामने आया ये समझौता अचानक से नहीं आया। दरअसल इस समझौते के सामने आने के पीछे एक लंबी कड़ी जुड़ी हुई है और वो लंबी कड़ी दरअसल भारत से ज़्यादा महत्व रखती है इजराइल के लिए। हालांकि इस समझौते को फिलहाल इस रूप में समझा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये समझौता भारत के खिलाफ किया है क्योंकि बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एक करारी हार का सामना दिखाना पड़ा था और करारी हार के सामने के तहत पाकिस्तान की स्थिति को बाद में एक समझौते के तहत ठीक कर दिया गया था। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट हुआ है कि इस समझौते के बाद अब पाकिस्तान अरब देशों के साथ सहयोग लेकर भारत के खिलाफ एक नया जाल बुन रहा है। लेकिन बात केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका एक और महत्व किसी दूसरे देश के लिए है और वो है इजराइल। दरअसल इजराइल की स्थिति इस प्रकार है कि इजराइल ने बीते 23 महीने के दौरान एक अलग प्रकार की स्थिति वैश्विक मंच पे दिखाई है और इजराइल का जिस समय हमास के साथ में संघर्ष शुरू हुआ था वो तिथि थी 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए संघर्ष के बाद मामला केवल और केवल गाजा पट्टी या हमास तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इजराइल ने फिर वेस्ट एशिया वाले क्षेत्र में अलग अलग देशों तक अपनी इस आक्रमणकारी नीति का विस्तार किया जिसमें हमास के बाद में कहानी लेबनान से भी जुड़ी और लेबनान के बाद यमन के हूतियों को भी टारगेट किया गया। केवल बात यहीं तक नहीं रही, ईरान को भी इस
दौरान इस संघर्ष में शामिल किया गया, ईरान पर भी हमले हुए और वहीं हम लोग ने ये भी देखा कि हाल ही में कतर के ऊपर भी इस प्रकार के हमले किए गए। तो अरब देशों को कई प्रकार से टारगेट किया है इजराइल ने, और इजराइल ने अपनी नीति के तहत अलग अलग समय पर अलग अलग देशों को टारगेट करते हुए अपनी नीति के तहत ये बताया कि इजराइल ने जिस भी देश को टारगेट किया है उसमें उस देश को टारगेट करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि मुख्य टारगेट यह रखा गया था कि इजराइल अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है और दुश्मनों को फिलहाल यहाँ पर मारना चाहता है। और हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट हमला किया है इजराइल ने, वो किया था कतर पर, और कतर की राजधानी दोहा पर 9 सितंबर को इजराइल ने हमला किया, जिसमें इसका टारगेट था हमास चीफ खलील अल हया। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि इजराइल के हमले से खलील अल हया पूरी तरह से बच के निकल गए, लेकिन यहाँ ये स्थिति थी कि 6 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु की घटना के बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेताओं ने एक बैठक की, और इन नेताओं की इस बैठक के दौरान एक मुख्य विचार ये सामने था कि इजराइल जिस प्रकार से एक आक्रमणकारी नीति दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाफ अपना रहा है, इसका विरोध कैसे किया जा सकता है। और जिस समय ये पूरा का पूरा विचार इजराइल के खिलाफ डिस्कस में था, उसी समय पाकिस्तान ने एक खास सुझाव देते हुए यह कहा कि इस्लामिक देशों को नाटो के जैसा ही एक संगठन विकसित कर लेना चाहिए, और इस संगठन का मुख्य आधार रहेगा कि समूह के किसी देश पर किया गया हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, जो मुस्लिम देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। और पाकिस्तान के इसी सुझाव के बाद सभी देशों ने, यानी कि जो ये विचार में शामिल थे, जो इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान के इस विचार को काफी अच्छे से जाना समझा, और इन देशों के मामले में पहला देश सऊदी अरब सामने आया जिसने पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का समझौता किया। हालांकि अभी फिलहाल इस समझौते और इस संगठन की स्थिति पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में पूर्ण होगी ऐसा नहीं माना जा सकता, और यह भी संभावनाएं हैं कि कई और अरब देश इस समझौते में शामिल हो सकते हैं और अपनी अपनी सुरक्षा हितों को और अधिक मजबूती से प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात एक यहाँ यह भी चल रही है कि क्या यह समझौता वास्तव में सफल होगा या नहीं, ये अभी तक बात पूरी तरह से मझधार में अटकी हुई है। दरअसल अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि नाटो की स्थिति को मजबूत करने के पीछे बड़ा कारण अमेरिका था, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी माना जाता है, और इसी वजह से नाटो आज तक सर्वाइव कर गया है और 1949 से आज तक व्यवस्था में बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका की तरह इसी ढर्रे का पालन करना क्या वास्तव में एक खास नए नाटो की स्थिति को जीवित कर सकता है और उसको व्यवस्था के तहत मजबूत भी कर सकता है? तो यहाँ एक खास स्थिति के लिए हमें इतिहास भी समझना पड़ेगा। दरअसल एक ऐसा ही समझौता पाकिस्तान ने पहले अमेरिका के साथ भी किया था, लेकिन वो समझौता तोड़ दिया गया था। दरअसल हम ये देखते हैं कि 1954 के आसपास पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में 2 खास समझौते हुए, जिसमें पहला समझौता था म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट। इस समझौते की खास बात यह थी कि यह समझौता 19 मई 1954 को संपन्न हुआ, और इस समझौते में यह समझौता एक द्विपक्षीय समझौते के रूप में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में सामने आया। इस समझौते के तहत एक खास नियम था म्यूचुअल डिफेंस का नियम, यानी कि इसमें यह निर्धारित किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें हथियार, प्रशिक्षण और उपकरण का सहयोग शामिल होगा। बात यहीं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके अलावा यह भी देखा गया कि अमेरिका के म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एक्ट के पर यह पूरी तरह से आधारित था। और ये जो अमेरिका का म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एक्ट है, इसकी खास बात यह है कि इस एक्ट के तहत अमेरिका पहले से ही एशिया और यूरोप के कई देशों को सहयोग दे रहा है। अब इसी के साथ एक दूसरा समझौता भी देखा गया, जिसको 1954 में ही सेंटो और 1955 के सेंटो के रूप में जाना जाता है। तो जो सीटो और जो सेंटो है, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में खास सहयोग समझौते थे। दरअसल यहाँ साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और बगदाद पैक्ट का एक नया रूप सेंटो के रूप में शामिल आया, और इसमें यह निर्धारित किया गया कि किसी एक पर हमले में सामूहिक प्रतिक्रिया की जाएगी, यानी कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उस दौरान अमेरिका साथ देगा, और अमेरिका पर हमला हुआ तो उस दौरान पाकिस्तान पूरा साथ देगा और संघर्ष में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यह भी देखा गया कि साथ ही इस पूरे मामले में पाकिस्तान को प्रशिक्षण और हथियारों की सहायता देने में अमेरिका ने 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को लेकिन कभी भी सीधा लाभ नहीं दिया गया। दरअसल ये समझौते 1954-1955 में संपन्न हो चुके थे, लेकिन यहाँ जब कहा गया था कि एक देश पे हुआ हमला दूसरे देश पे भी हमला माना जाएगा और सामूहिक प्रतिक्रिया की जाएगी, इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में कई युद्ध हुए। भारत और पाकिस्तान ने 1965 में भी युद्ध लड़ा, और भारत और पाकिस्तान ने 1971 में भी युद्ध लड़ा। लेकिन इन दोनों युद्धों को लड़ने की स्थिति में पाकिस्तान के साथ कभी भी अमेरिका सीधा सामने नहीं आया। हालांकि अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग तो किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का साथ देता हुआ नहीं दिखा। और ये समझौता हालांकि उसके बाद भी अस्तित्व में रहा, लेकिन 1979 तक आते आते ये समझौता पूरी तरह से खत्म हो गया और पाकिस्तान ने खुद को अलग कर लिया। 1979 में खुद को अलग करने के पीछे एक बड़ा रीजन था कि अमेरिका
अमेरिका का किसी भी युद्ध में सीधे तौर पर सामने से ना आना। दूसरी खास बात यह थी कि 1979 में ईरान की स्थिति बदल गई थी और ईरान की क्रांति के बाद में वहां एक नया शासन स्थापित हुआ था जिसने अमेरिका से खुद को अलग कर लिया था, यानी कि सेंटो से वो अलग हो गया था। और इसी नीति का पालन करते हुए और ईरान को देखते हुए ही पाकिस्तान ने खुद को भी अलग कर लिया था, जिसके बाद ये समझौता गिर गया था। तो अब फिलहाल जो नया समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक उसी प्रकार उस समझौते की सफलता की संभावना भी बहुत ज्यादा कम है। हालांकि वैश्विक स्तर पर दुनिया के तमाम देश के प्रतिनिधि इस समझौते को एक अनौपचारिक समझौता बता रहे हैं और सबका यही कहना है कि यह समझौता काफी लंबा नहीं चलेगा और इस समझौते का कोई खास प्रभाव भी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस समझौते का एक खास महत्व इजराइल के लिए है, क्योंकि दरअसल इजराइल की जिस प्रकार की नीति वेस्ट एशिया में चल रही है, तो फिलहाल जितने भी वहां देश मौजूद हैं वो सब मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक नई नीति के ऊपर कार्य कर रहे हैं और जल्द ही वो लोग मिल करके हो सकता है कि इजराइल का विरोध भी करें। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का इसमें शामिल होना भारत के लिए भी कुछ नई निहितार्थों को दिखाता है और हमारे लिए प्रश्न बन जाता है कि सऊदी अरब आने वाले समय में क्या पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में पाकिस्तान का साथ देगा और क्या भारत की तरफ से वो एक लड़ाई लड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ से क्या वो एक लड़ाई लड़ेगा? ये प्रश्न अब हम लोग के सामने है। अब दरअसल इस प्रश्न के मामले में जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दोनों ने सहयोग कर ही लिया है, वहां भारत की अब क्या स्थिति है? हालांकि भारत और पाकिस्तान तो ये दोनों देश आपस में शत्रु ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक स्थिति जो हम सऊदी अरब की देखते हैं वहां हमें यह पता चलता है कि सऊदी अरब के मामले में भारत व्यापार में दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है और वहीं भारत के व्यापार में सऊदी अरब हमारे लिए चौथा सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है। तो दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत है और आर्थिक रिश्तों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों देशों ने अन्य मोर्चों पर भी बड़ा सहयोग किया हुआ है। जब सऊदी अरब के अधिकारियों से भारत की स्थिति पूछी गई तो सऊदी अरब के अधिकारियों का यह कहना है कि इस समझौते के तहत भारत की स्थिति अलग है और भारत और सऊदी अरब के संबंध पहले से ही बहुत अच्छे स्तर पर है और बहुत ज्यादा मजबूत है। तो इस प्रकार भारत को इस मामले में शामिल ना किया जाए, वो मामला अलग रहेगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बातें निकल के आई तो वहां यह भी पता चला है कि सऊदी अरब भारत को अभी भी एक विशेष महत्व की स्थिति में रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहेगा कि हाँ वो इस समझौते का उपयोग भारत के खिलाफ भी जरूर करे और ऑपरेशन सिंदूर में मिली पटखनी का जवाब भी दे। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए समझौता एक नई चुनौती लेकर के आया, क्योंकि अगर इस दोनों देशों के बाद में अगर कहीं और अरब के देश भी इस समझौते में शामिल होते हैं तो उन देशों का इस समझौते में शामिल होना एक नई वैश्विक चुनौती खड़ी कर सकता है, जो केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक नई चुनौती हो सकती है। ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो फिलहाल इसके तहत निहितार्थों में देखने को मिल रही है। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या खास ट्विस्ट हमें पता चलेंगे। बट फिलहाल आप लोगों का इस समझौते के तहत क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करनी है बाकी लोगों के साथ। और इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ ही एक ईजी से क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर से जाइएगा। इसके साथ अगर आप लोग द हिंदू की अच्छी क्लास ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में तो आपको मिल सकती है रोज़ सुबह 9 बजे, जहाँ हम न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी किया करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए स्टडी IQ ने एक नया सेल निकाला है, ये है मिशन सक्सेस सेल, जो 20 सितंबर तक के लिए अवेलेबल है। और इस सेल में अगर आप लोग KL लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिल रहा है स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पे अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। यहाँ आपको KL लाइव कोड यूज करना है, डायमंड बैच 16,999, प्लेटिनम बैच 13,999 और गोल्ड बैच 7,499 में मिल जा रहा है, जहाँ आपको 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलती है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के साथ ही CSET, करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग भी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप में आपको समझाया जाता है कि तैयारी कैसे करनी है और पूरा मार्गदर्शन मिलता है। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि वो सब कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही 11,000 का कैश प्राइस मिलेगा अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं और पूरी फीस आपकी रिफंड भी हो जाएगी अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। और बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे, और QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां आप लोग के साथ फाइल्स को शेयर किया जाता है और डिस्कशन भी यही होता है। और इतना ही नहीं बल्कि आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं कुणाल कोटिया सर्च करके भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जिन्होंने अब तक को लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।